जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब ठीक हैं? अच्छा हमारे पास ना एक बड़ा हॉट टॉपिक है वो है 18th अमेंडमेंट। तो आज हम उसको थोड़ा-सा क्रैक करने की कोशिश करेंगे कि 18th अमेंडमेंट है क्या? हम इसके कॉन्टेक्स्ट और इसकी जेनेसिस पे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं जी अपने जवाब की तरफ, अपनी डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जाएँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएँ तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कुछ इसका बैकग्राउंड नॉलेज है वो हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होगा दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो Pakistan is a democratic state, so we have a constitution and we have amendment in that constitution. सो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुई थी 18th अमेंडमेंट सॉरी 8th अमेंडमेंट। अब 8th अमेंडमेंट को हम थोड़ा-सा डिफ़ाइन करते हैं। 18th अमेंडमेंट को समझने के लिए हमें जो इसका पॉइंट ऑफ जेनेसिस है, यानी कि 8th अमेंडमेंट हम उसकी तरफ जाएँगे। तो और इस दोनों चीज़ों से समझने से पहले हम एक चीज़ थोड़ा-सा इसके प्रीटेक्स्ट में बोलेंगे, वो है पाकिस्तान का स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर हम पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और इसके साथ-साथ अगर हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वो है हमारे पास फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम। अब फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम में ये क्या है कि जो आपकी पावर्स होती हैं, वो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, वो पावर शेयर करते हैं, ठीक है? और पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो आपकी पार्लियामेंट होती है, वो स्ट्रेंथन होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस, ओके? ठीक है। अब 8th अमेंडमेंट में क्या हुआ? 8th अमेंडमेंट में अब चूँकि पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम था, तो 8th अमेंडमेंट में जो अ, प्रेज़िडेंट है, उसको एक्सट्रीम ऑथोराइज़ कर दिया गया। वो कैसे? कि प्रेज़िडेंट वाज़ ऑथोराइज़्ड टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर, ओके? टू डिसॉल्व ऑल द प्रोविंशियल असेंबलीज़। एक कंट्री है जिसका सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है, और उस कंट्री में अगर एक प्रेसिडेंट को आप ऑल इन ऑल कर देंगे, तो हाउ अ कंट्री विद पार्लियामेंट्री सिस्टम कैन सर्वाइव, एंड हाउ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन कंट्री सर्वाइव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था ना, वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अब वो क्यों हुआ? ज़ाहिर-सी बात है, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो तो डिस्कशन बेस होता है ना, उसमें तो हमारे पास एक एक सिस्टम होता है, पार्लियामेंट होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, इसके अलावा उसमें अपोज़िशन होता है, तो हमारे पास एक डायलॉग्स की कंडीशन आ जाती है। हम कुछ भी जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई मसले मसाइल होते हैं, वो हम बैठ के बातचीत के साथ एक ओपिनियन होती हैं, काउंटर ओपिनियंस भी होती हैं, ठीक है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ हम मामला तय करते हैं। लेकिन अगर सारी पावर्स अगर एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी के पास आ जाएँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम के होते हुए, तो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? अब 8th अमेंडमेंट आई, अब वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट इंसर्ट क्यों की? उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि वो एक उनकी जो ज़िया-उल हक की जो नेचर थी ना, वो डिक्टेटर, ज़ाहिर बात है डिक्टेटर्स थे। अब जो भी डिक्टेटर्स होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो एंटी डेमोक्रेटिक होता है। मतलब दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी एंड दे वांट टू सेंट्रलाइज़ ऑल द पावर्स, ठीक है? तो एक ये बात होगी। अब हम उसके बाद आते हैं। अब 8th अमेंडमेंट आई, 8th अमेंडमेंट को यूज़ करते हुए, क्योंकि प्रेज़िडेंट के पास एक राइट था ना, वो राइट क्या था कि वो प्राइम मिनिस्टर को डिसॉल्व कर सकता है, आपके नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो ज़िया-उल हक ने 8th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली विद 8th अमेंडमेंट अपना राइट इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मोहम्मद खां जुनेजो की हुकूमत को घर भेजा, ठीक है? असेंबली डिसॉल्व कर दी, मतलब इट वाज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज़ ऑफ 8th अमेंडमेंट बाय ज़िया-उल हक, ठीक है? इट वाज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज़ अंडर 8th अमेंडमेंट बाय ज़िया-उल हक। अब उसके बाद अगर हम बात करें ज़िया-उल हक के बाद, ज़िया-उल हक वाज़ डेड, एंड आफ्टर दैट
एक हमारे प्रेसिडेंट थे, एंड आफ्टर दैट गुलाम इसहाक खान अज्यूम्ड द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट। मोहम्मद खान जुनेजो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी, ठीक है। जुनेजो के बाद प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहिबा आई, और ज़ियाउल हक के बाद अगर जो प्रेसिडेंट थे वो ग़ुलाम इसहाक खान आए। तो एक दफ़ा फिर ग़ुलाम इसहाक खान ने 8th अमेंडमेंट के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया, ठीक है। ये हम एक ऐसे कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है, लेकिन आपके प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं। कैसा एक कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड है हमारा, ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर के बाद प्राइम मिनिस्टर बने नवाज शरीफ। ग़ुलाम इसहाक खान ने दोबारा 8th अमेंडमेंट को यूज़ करते हुए नवाज शरीफ को घर भेजा, ठीक है। अब आते हैं ग़ुलाम इसहाक खान के बाद जो प्रेसिडेंट बने वो थे फ़ारूक खान लगारी, और नवाज शरीफ के बाद दोबारा जो प्राइम मिनिस्टर बने वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी। अब फ़ारूक खान लगारी ने दोबारा 8th अमेंडमेंट को यूज़ करते हुए मोहतरमा की गवर्नमेंट को घर भेजा, ठीक हो गया। अब मोहतरमा घर गई, दोबारा नवाज शरीफ आए, तो इन्होंने मोहतरमा के साथ मिल के, क्योंकि जो नवाज शरीफ थे वो पावर में थे और मोहतरमा अपोजिशन में थी, तो इन दोनों ने मिल के हल ये निकाला कि हम 8th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देते हैं, ताकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की स्पिरिट है वो रिस्टोर हो जाए। तो इन्होंने 8th अमेंडमेंट घर गई, दोबारा नवाज शरीफ आए, तो इन्होंने मोहतरमा के साथ मिल के, क्योंकि जो नवाज शरीफ थे वो पावर में थे और मोहतरमा अपोजिशन में थी, तो इन दोनों ने मिल के हल ये निकाला कि हम 8th अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देते हैं, ताकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की स्पिरिट है वो रिस्टोर हो जाए। तो इन्होंने 8th अमेंडमेंट को 8th अमेंडमेंट को नल एंड वाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट ऐड किया। 14th अमेंडमेंट ये थी कि जो वही जो पावर्स 8th अमेंडमेंट के तहत जो पावर्स थी वो प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम था वो रिस्टोर हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स आ गई। देखें, ये एक नेचुरल सी बात है, जब भी आपका डिक्टेटर होगा वो सेंट्रलाइज पावर्स पे बिलीव करेगा, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर होगा वो डिसेंट्रलाइज पावर पे बिलीव करेगा, जिसमें हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगी, तो मिल बैठ के कॉन्सेंसस के साथ मुखालफिन की राय को भी तरजीह देते हुए हम मसाइल हल करेंगे, ठीक है। अब जी फ़ारूक खान लगारी के बाद जो मार्शल आ गया, मुशर्रफ साहब आ गए, ठीक है। अब देखें, मुशर्रफ साहब ने दोबारा 14th अमेंडमेंट को इमेंड करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को इमेंड करते हुए तमाम फीचर्स दोबारा, मुशर्रफ साहब ने 17th अमेंडमेंट लॉन्च की, और वही तमाम फीचर जो अकॉर्डिंग्स विद 8th अमेंडमेंट तमाम प्रेसिडेंट के पास थे, वही फीचर्स दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करते हुए वो तमाम फीचर्स 17th अमेंडमेंट के तहत दोबारा प्रेसिडेंट को रेफ़र कर दिया, जिससे दोबारा जो एक प्रेसिडेंशियल हेजेमनी थी वो जनरेट हो गई, और आपका दोबारा से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसकी जो ट्रू स्पिरिट थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब आपने नेचर समझनी है। अब नेचर ये है कि ज़ियाउल हक और मुशर्रफ दोनों डिक्टेटर्स हैं जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स पे बिलीव करते हैं। 8th अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट दोनों के फीचर्स सेम है, दोनों में जो प्रेसिडेंट है वो आपका ऑथोराइज है, ठीक है। अब 17th अमेंडमेंट के बाद मुशर्रफ साहब के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी पीपल्स पार्टी की बनी थी, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बने और आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बने। तो उन्होंने दोबारा तमाम जो पावर्स थी वो प्राइम मिनिस्टर को देते हुए 18th अमेंडमेंट लॉन्च की, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोबारा 8th और जो 14th अमेंडमेंट, इनके फीचर सेम हैं। ये दोनों कौन लाए? डिक्टेटर्स लाए। कौन कौन से? ज़ियाउल हक और मुशर्रफ।
सेम इज़ द केस। अब जो 14th और 18th अमेंडमेंट है, ये कौन लाए? ये लाए आपके दो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। अब अगर हम 18th अमेंडमेंट की बात करें तो दोबारा से जो आपकी सुप्रीम पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को दे गई। प्राइम मिनिस्टर ही हैविंग डिस्कशन विद प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, ठीक है। तो ये दोबारा से आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्टोर हो गया, क्योंकि पावर्स दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई। अब ये जो एक ये नुक्ता है उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिस्टोर हो गया। अब हम दूसरे एक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या है कि जो वो भी आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात करता है, यानी कि आपके जो पावर्स हैं, आपका जो गवर्नेंस है, आपको जो रिसोर्सेज होते हैं वो फेडरल यानी कि सेंट्रल, और जो प्रोविंशियल यानी कि जो यूनिट्स की गवर्नमेंट है उनमें डिवाइड होते हैं। अब 1935 का एक एक्ट बना था बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी फेडरल नेचर का था, लेकिन उसमें एक मसला ये था कि उसमें पावर्स की 3 लिस्टें वहाँ पे मेंशन की गई थी। हम लिस्टें कौन कौन सी हैं? पहली लिस्ट थी कि जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें जो तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी वो मेंशन की गई थी, और जो दूसरी लिस्ट थी उसमें जो यूनिट्स की पावर्स थी वो मेंशन की गई थी, और जो तीसरी लिस्ट थी उसको हम कहते हैं कंकरेंस लिस्ट या कंबाइंड लिस्ट। उसमें क्या था कि जो पावर्स फॉर एग्जांपल कुछ पावर्स बच गई हैं सेंटर की या प्रोविंसेस की, रिमेनिंग्स पावर्स हैं, और वो जो थर्ड लिस्ट है वहाँ पे इंसर्ट की गई थी। लेकिन जो तीसरी लिस्ट थी उसमें भी जो एक क्या कहते हैं कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको प्रायोरिटी दे दी गई थी कि वो पावर्स यहाँ पे अभी मोस्टली पावर्स वो यूज़ कर सकते थे, जिससे क्या हुआ कि जो आपकी फेडरलिज्म की जो बेसिक्स है ना, जो आपकी बेस है वो वीकेंड हो गई थी। तो इसको थोड़ा सा फेडरलिज्म को या फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम को ट्रू स्पिरिट में रिस्टोर करने के लिए एज पर 18th अमेंडमेंट वो जो कंकरेंट लिस्ट थी वो डिमोलिश करते हुए, अब एक लिस्ट है ना, अब एक लिस्ट को हम डिमोलिश करेंगे तो उसमें कुछ एक पावर्स फलां पावर्स आएंगी, तो वो जो फलां पावर्स है ना वो दोबारा हमने प्रोविंसेस को या यूनिट्स को दे दी गई, जिससे क्या हुआ कि जो फेडरलिज्म फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान का है वो रिस्टोर हो गया, वो इस्टेब्लिश हो गया। तो सिंपली एज अ कंक्लूजन वी कैन से दैट 18th अमेंडमेंट only refer to the restoration of the federal and parliamentary